Hello everyone, this is Archita and welcome to Pharmacopedia. Hope you all are doing well. So पिछले लेक्चर में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जिसमें फर्स्टली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट्स डेफिनेशन एंड देन वी हैव सीन इट्स बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड देन द क्लासिफिकेशन. सो व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द क्लासिफिकेशन वी हैव द मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड द डाइसैकेराइड्स. सो इस लेक्चर में हम देखेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में. ओके, सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो प्लीज गो एंड वॉच दैट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट द मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इट्स अ सिंपल शुगर जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है. तो इस लेक्चर में हम मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज को हम समझेंगे एंड देन फाइनली वी विल बी सीइंग सर्टेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोनोसैकेराइड्स. Okay, so starting with the first property of monosaccharides, which is the stereoisomerism. स्टीरियोआइसोमेरिज्म मोनोसैकेराइड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है या कैरेक्टर है. अब स्टीरियोआइसोमर्स होते क्या हैं? स्टीरियोआइसोमर्स आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होती है, बट जब डिफरेंस की बात करेंगे तो जो डिफरेंस आता है वो उसकी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में आता है. ठीक है, सो ऐसे कंपाउंड्स जिनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होती है बट जो डिफरेंस आती है वो उसकी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में आती है. अब मैं इसमें केमिस्ट्री की डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बट मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स के अगर रिस्पेक्ट में बात बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट्स के रिस्पेक्ट में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को उसकी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में कैसे डिफरेंस आती है. ठीक है, अब जब बात करते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स की, दैट व्हाट आर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स. तो एसिमेट्रिक एज द वर्ड डिनोट्स डिफरेंसेस लाइक नॉट यूनिफॉर्म. ठीक है, तो जब कार्बन है, जो कार्बन है, यू ऑल नो दैट कार्बन क्या करता है, कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स. ठीक है, तो जब कार्बन की 4 बॉन्ड्स 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होती है, लेट मी रिपीट इट अगेन, जब कार्बन की 4 बॉन्ड्स 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होती है, दैट कार्बन इज नोन एज द एसिमेट्रिक कार्बन एटम. अब एसिमेट्रिक कार्बन एटम का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आगे चल के देखते हैं. उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या है, डी ग्लिसरल्डिहाइड और ये क्या है, एल ग्लिसरल्डिहाइड. बट बिफोर दैट अगर हम बात करेंगे एसिमेट्रिक कार्बन एटम की, तो इसमें अगर आप एसिमेट्रिक कार्बन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो ग्लिसरल्डिहाइड इट इज हैविंग वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम. हाउ? क्योंकि इसकी एक बॉन्ड CHO से अटैच है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड इसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और एक बॉन्ड इसकी CH2OH से. सो यू कैन से हियर कि जो कार्बन है डीग्लिसरल्डिहाइड का, वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है. सो ग्लिसरल्डिहाइड इज हैविंग वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम. अब इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड कितने स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म करेगा, सो इसको आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला 2 to the power n, where n equals to the number of asymmetric कार्बन एटम. ठीक है, तो अगर आपको बताना है कि किसी भी कंपाउंड में कितने स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म होंगे, सो यू कैन सिंपली टेल इट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला 2 to the power n, where n equals to the total number of asymmetric कार्बन एटम. तो ग्लिसरल्डिहाइड के केस में कितने टोटल asymmetric कार्बन एटम है? सो इट्स हैविंग 2 to the power 1 because only one asymmetric carbon atom is present, therefore it forms 2 stereoisomers. I hope it is clear. जब बात करते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड की या ग्लिसरल्डिहाइड की, तो जो ग्लिसरल्डिहाइड है वो आपका क्या है, रेफरेंस मॉलिक्यूल है, रेफरेंस मोनोसैकेराइड है. ठीक है, सो ग्लिसरल्डिहाइड इज अ रेफरेंस मोनोसैकेराइड बिकॉज इट इज सेड कि जो और बाकी मोनोसैकेराइड्स हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेसिव एडिशन ऑफ द कार्बन एटम्स टू दी ग्लिसरल्डिहाइड से फॉर्म किए जाते हैं. व्हाट आई मीन टू से इज कि क्या होता है कि जो आपके रेफरेंस मॉलिक्यूल है, किसी भी चीज़ का एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है, तो मोनोसैकेराइड्स के केस में हमने जो रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया है वो हमने डी ग्लिसरल्डिहाइड लिया बिकॉज इट्स लाइक अ सिंपल मोनोसैकेराइड. ठीक है, अब क्या होता है जब सक्सेसिव कार्बन एटम्स ग्लिसरल्डिहाइड से जुड़ते हुए चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, बाकी मोनोसैकेराइड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, एंड दैट्स व्हाई ग्लिसरल्डिहाइड इज टर्म्ड एज अ रेफरेंस मोनोसैकेराइड. अगेन स्टीरियोआइसोमर्स सिंपल कि जिनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होती है बट जो डिफरेंस आती है वो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में आती है. कार्बोहाइड्रेट्स के केस में इट्स इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप.
Now moving ahead to the D and L isomers, that what are actually D and L isomers. ठीक है, तो जो डी एंड एल आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं। जैसे कि क्या होता है, व्हेन वी प्लेस आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो एक तो हम होते हैं और एक हमारी जो मिरर इमेज होती है, जो एक मिरर में फॉर्म होती है, वो हमारी क्या होती है, मिरर इमेजेस। सो देयर आर बेसिकली टू इमेजेस। ठीक है, सो डी एंड एल आइसोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं। ओके, अब एक चीज आपको जो यहाँ पे याद रखनी वो ये है कि इसमें जो स्पेशल ओरिएंटेशन होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, ठीक है, दैट इज बेसिकली एट द कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन ग्लिसरल्डिहाइड है, ये क्या है आपका, ये आपका है टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल भी जिसको बोलते हैं, टर्मिनल 1 डिग्री अल्कोहल है। अब टर्मिनल 1 डिग्री अल्कोहल के एडजेसेंट जो भी कार्बन एटम है, इसके रिस्पेक्ट में हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखते हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये टर्मिनल 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, इसके रिस्पेक्ट में आपका ये कार्बन है। ठीक है, अब इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आपका राइट साइड में अगर सिचुएटेड है या लोकेटेड है, तो उसको आप बोलेंगे डी आइसोमर, और अगर ये लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है देन यू विल बी सेइंग इट एज एल ग्लिसरल्डिहाइड। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये है आपका 1 डिग्री टर्मिनल 1 डिग्री अल्कोहल, और इससे एडजेसेंट जो कार्बन एटम है वो ये है। अगर इसके केस में अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखेंगे तो ये राइट हैंड साइड पे है, सो ये क्या होगा आपका डी ग्लूकोज होगा। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे है सो इट विल बी नोन एज द एल ग्लूकोज। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि special orientation of hydrogen and hydroxyl group on the carbon atom which is adjacent, ठीक है, which is adjacent to the terminal primary alcohol determines कि वो आपका जो शुगर है वो डी होगा या एल आइसोमर होगा। अगर आपकी OH ग्रुप राइट साइड में है then the sugar belongs to the D series, अगर वो लेफ्ट साइड में है then the sugar belongs to the left series, L series. Again, moving ahead to the third character or the third property of the monosaccharides, which is the optical activity. ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी यू माइट बी फेमिलियर विद दिस टर्म सिंस लाइक क्लास 9th 10th और 12th। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए किसी भी कंपाउंड में, वो है प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम का प्रेजेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड क्या होता है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी में कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की सॉल्यूशन से पास करेगी। ठीक है, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट कार्बोहाइड्रेट की सॉल्यूशन से पास करेगी, आइदर वो जो लाइट है वो राइट साइड में रोटेट होगा या तो वो लेफ्ट साइड में रोटेट होगा। अगर वो लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट सॉल्यूशन से पास होने पे अगर वो राइट साइड में अगर आपकी रोटेट करती है देन इट इज टर्म्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट होती है देन इट इज नोन एज लेवो रोटेटरी, दैट इज L for left and L for levo rotatory. Do not get confused between the D and L isomers and dextro and levo rotatory terms. Okay? So ये चीज हो गई आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, जिसमें हमें जानना है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लेवो रोटेटरी क्या होता है। ठीक है, जब बात करते हैं आपके डी ग्लूकोज की, ठीक है, सो डी ग्लूकोज इज हैविंग द डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो डी फ्रक्टोज है वो डी फ्रक्टोज शोज दी लेवो रोटेटरी प्रॉपर्टी, लेवो रोटेटरी। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में आपको ये चीज याद रखनी है कि जो डी ग्लूकोज होती है वो आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, और जो डी फ्रक्टोज होती है वो होती है लेवो रोटेटरी, एंड देयरफॉर देयर कम्स दी डेक्स्ट्रोज। ठीक है, डेक्स्ट्रोज आप लोग मेडिकल टर्म्स में बहुत यूज होता है, डेक्स्ट्रोज दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज which is like dextrorotatory in its property wise. टॉकिंग अबाउट दी रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसमें डी और एल आइसोमर्स आपके इक्वल कंसेंट्रेशन में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 50% आपके हो गए डी आइसोमर्स एंड 50% हो गए आपके एल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये जो डी और एल आइसोमर्स के अगर जब आपके इक्विमोलर कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं देन दैट मिक्सचर इज टर्म्ड एज द रेसिमिक मिक्सचर।
अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला जो पैरामीटर होगा वो क्या करेगा, वो राइट साइड में रोटेट कराएगा, और जो लेवो रोटेटरी होगा वो क्या है, लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। बट चूंकि ये इक्विमोलर कंसंट्रेशन में है, इट टेंड्स टू कैंसिल ईच अदर। देयरफॉर रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, किसी भी तरीके की ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। ठीक है, ओके, सो दिस वाज अबाउट द रेसिमिक मिक्सचर। फर्दर मूविंग अहेड टू द एपीमर्स। एपीमर्स पे शॉर्ट नोट्स यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते ही आते हैं, लाइक इट कैन कम, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो। जब बात करते हैं एपीमर्स की, तो ये आता है कि दो कंपाउंड्स को, ठीक है, दो कंपाउंड्स को हम एपीमर्स तब कहेंगे व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टू कंपाउंड्स इज रिगार्डिंग अ सिंगल कार्बन एटम। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू। दो कंपाउंड्स को हम तभी एपीमर्स बोलेंगे जब क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं इज रिगार्डिंग सिंगल कार्बन एटम। यू कैन सी हियर, ये क्या है, ये है डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज ये है और ये है डी गैलेक्टोज। यू कैन सी हियर कि इनके स्ट्रक्चर में बहुत ही एक्सटेंट तक सिमिलैरिटी है, बट जो डिफरेंस आता है इट इज रिगार्डिंग द कार्बन नंबर 4। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपकी राइट हैंड साइड पे लोकेटेड है, और जो डी गैलेक्टोज है वहां पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड। ठीक है, सो यू कैन से हियर कि जो डी ग्लूकोज है, इट्स द एपिमर ऑफ द डी गैलेक्टोज विथ रिस्पेक्ट टू द कार्बन 4। सेम इज फॉर द डी मैनोज। डी मैनोज क्या है, डी ग्लूकोज का एपिमर है विथ रेस्पेक्ट टू द कार्बन 2। Here you can see the hydroxyl group is at the right side, and here is the hydroxyl group is at the left side. So D glucose is the D mannose is the epimer of the D glucose. So this is known as the epimers. जब क्या होते हैं, compounds epimers तभी कहलाएंगे जब दोनों में differences हो, difference is regarding a single carbon atom. बट आप डी गैलेक्टोज और डी मैनोज को एक दूसरे का एपिमर नहीं कह सकते हैं, बिकॉज जो डी गैलेक्टोज और डी मैनोज है ये एक दूसरे के क्या है, डायस्टीरियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकल के आता है कि डी गैलेक्टोज इज द एपिमर ऑफ डी मैनोज। नो, not at all. D galactose is the D galactose and D mannose are diastereomers of each other. टॉकिंग अबाउट दी एनोमर्स, बट एनोमर्स को एक्सप्लेन करने से पहले जो एक चीज आती है वो है हेमी एसिटल या हेमीकीटल्स। ठीक है, हेमी एसिटल और हेमीकीटल्स क्या होते हैं। जब बात करेंगे ग्लूकोज की, सो दिस इज लाइक द ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो हम हमेशा पढ़ते आते हैं, बट व्हेन यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इसमें कुछ साइक्लिक कैरेक्टर्स आ गए हैं। कैसे, क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्लूकोज जब क्या करता है, रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ में। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे क्या CHO ग्रुप है, तो अगर ये जैसे कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपकी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में अगर रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म्स द हेमी एसिटल। और अगर वो कीटोन ग्रुप के साथ में अगर रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर कीटोन ग्रुप के साथ में रिएक्ट करता है, तो क्या बनाते हैं, हेमीकीटल्स। रिमेंबर कि जो दोनों ग्रुप होंगे वो सेम कंपाउंड के होंगे, जैसे कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप सेम ही मोनोसैकेराइड्स के होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, OH है, और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है। बट ये क्या होता है, इट फॉर्म्स अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, एंड ये जो हाइड्रोजन है इसकी शिफ्टिंग हो जाती है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाती है हियर। यू कैन सी हियर हाइड्रोजन की क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट जो ऑक्सीजन है वो आपका कॉमन में आ जाता है। ठीक है, एंड देयरफॉर इट फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो दिस इज नोन एज द हेमी एसिटल्स। अब अगर एनोमर्स की बात करेंगे, तो जो अल्फा और बीटा साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर्स। ठीक है, ओके, जो अल्फा और बीटा साइक्लिक फॉर्म्स होते हैं डी ग्लूकोज के, उसको हम एनोमर्स बोलते हैं। बट जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस इज रिगार्डिंग द कन्फिगुरेशन अराउंड C1 कार्बन एटम। ठीक है, यू कैन सी हियर जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, C1, दिस इज द कार्बन नंबर 1। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों में क्या है, दोनों की कंफिगुरेशन, स्पेशल कंफिगुरेशन में क्या है, डिफरेंस है, एंड देयरफॉर दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज नोन एज द बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, you can see here in case of alpha enomer, जो OH group है, it is held by the anomeric carbon is on the opposite side of the CH2OH. it means कि यहाँ पे क्या है, CH2OH, अल्फा डी ग्लूकोज के केस में क्या है, ये जो OH होगा इसके जस्ट
ऑपोजिट है, ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट ऑपोजिट, ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज द अल्फा डी ग्लूकोज. This was about the anomers. Now talking about the muta rotation. When you'll be breaking it, so आपको क्या significance निकल के आ रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि like somewhat related to the optical rotation. Yes. So muta rotation क्या है? Muta rotation is defined as the change in optical rotation. चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन जो रिप्रेजेंट करता है इंटरकन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज को टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर. आई एम एक्सप्लेनिंग इट विद द हेल्प ऑफ एन इजी इक्वेशन और लाइक सॉर्ट ऑफ रिएक्शन. जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पे है बीटा डी ग्लूकोज. सिंपल. अल्फा डी ग्लूकोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? 112.2 डिग्री. और बीटा डी ग्लूकोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? प्लस 18.7 डिग्री. ठीक है. अब ये क्या करती है? ये एक इक्विलिब्रियम अटेन करती है. द इक्विलिब्रियम इज अराउंड 52.7 डिग्री. तो जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का जो इंटर कन्वर्जन है टू अ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन. अब आप इस डेफिनेशन को देखिए, अब आपको ये समझ में आएगा. म्यूटा रोटेशन क्या है? चेंज इन द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन जो रिप्रेजेंट करता है इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर. ठीक है, सिंपल. अल्फा डी ग्लूकोज का इक्विलिब्रियम में जाना, बीटा डी ग्लूकोज का इक्विलिब्रियम में शिफ्ट करना इज नोन एज द म्यूटा रोटेशन. वेरी वेरी सिंपल. इट्स एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मोनोसैकेराइड्स. म्यूटा रोटेशंस पे भी शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, या लाइक डिफाइन व्हाट इज म्यूटा रोटेशन करके. ओके, सो हियर यू कैन सी हियर कि एनोमर्स अल्फा डी ग्लूकोज 112.2, बीटा डी ग्लूकोज 18.7. सो बेसिकली क्या होता है? एनोमर्स shows the property of muta rotation. Now moving ahead to the reactions of monosaccharides. Reactions of monosaccharides mein we'll be seeing the two reactions. That is, the first one will be the tautomerization and the second one will be the Benedict's reaction. Benedict's reaction. Talking about the tautomerization or enolization. टॉटोमेराइजेशन हम सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर in order to produce the any diols are known as tautomerization. टॉटोमेराइजेशन क्या है? टॉटोमेराइजेशन आपका ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन एटम की क्या होती है? शिफ्टिंग होती है एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम पे in order to form the any diols is known as tautomerization. Let's see. ये क्या है? डी ग्लूकोज है. ये क्या है? एनिडायोल है. यू कैन सी हियर जो इसमें शिफ्टिंग हुई है हाइड्रोजन एटम्स की. ठीक है, यहाँ पे यहाँ की हाइड्रोजन एटम कहाँ पे शिफ्ट कर गई है? टू द कार्बन नंबर 1. ठीक है, in order to form the एनिडायोल्स. सेम इज विद द डी फ्रक्टोज एंड द डी मैनोज. अब क्या होते हैं? ये जो डी ग्लूकोज होते हैं या जो डी मैनोज और डी फ्रक्टोज, ये क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एनिडायोल्स डी ग्लूकोज क्या करता है? फॉर्म कर सकता है डी फ्रक्टोज, या मतलब इंटर कन्वर्जन कह सकते हैं हम कि विद द हेल्प बाय फॉर्मिंग द एनिडायोल्स डी ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू डी फ्रक्टोज एंड द डी मैनोज. इसके लिए ये जो आपका रिएक्शन है इट इज नोन एज दी, इसका थोड़ा लॉन्ग वर्ड है, लॉब्री डी ब्रायन, लॉब्री डी वैन एकिंस्टीन ट्रांसफॉर्मेशन. इवन आई कैन नॉट रिमेंबर इट. ओके, सो इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं लेब्री डी ब्रायन वैन एकिंस्टीन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन टू यू. क्या होता है? जो एनिडायोल्स होती है ये हाईली रिएक्टिव होता है. एनिडायोल्स इज हाईली रिएक्टिव एंड देयरफॉर जो भी आपके शुगर्स होते हैं इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, एल्कलाइन सोल्यूशन में ये जो
आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एंड देयरफॉर ये जो इसका इंटर कन्वर्जन है डी ग्लूकोज का विद द हेल्प ऑफ विद द फॉर्मेशन ऑफ एनी डायोल्स टू डी फ्रक्टोज, इट इज ऑफन नोन एज द लेब्री ब्रायन वैन एकेनस्टीन ट्रांसफॉर्मेशन, just for the knowledge. The second reaction here is the Benedict's reaction. Benedict's reaction is very, very important when talking about the university practicals or viva. Benedict's reaction, firstly, ये हम क्यों करते हैं? It is carried out to detect the presence of sugar in urine. यूरिन में शुगर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम बेनेडिक्ट्स रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं. द सेकेंड थिंग इज इट इज यूज्ड टू डायग्नोज द डायबिटीज मेलाइटस. जो तीसरा और मोस्ट ऑफन क्वेश्चन आपके स्पॉटिंग में रखा जाता है बेनेडिक्ट्स रिएजेंट को देकर कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है. सो इट्स कॉम्पोजिशन इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम citrate and copper sulfate. So इसकी कॉम्पोजिशन में आपकी तीन चीजें आती हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको तो आपको लाइक यू हैव टू रिमेंबर इट, क्योंकि बहुत ही कॉमनली आस्क क्वेश्चन है कि बेनेडिक्ट्स रिएजेंट की कॉम्पोजिशन क्या है. तो बेनेडिक्ट्स रिएजेंट की कॉम्पोजिशन में आपकी तीन चीजें आती हैं. द फर्स्ट वन इज द सोडियम कार्बोनेट, द सेकंड इज द सोडियम सिट्रेट एंड द थर्ड इज द कॉपर सल्फेट. अब बात करते हैं बेनेडिक्ट्स रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि शुगर क्या होती है, वो एनी डायोल्स में कन्वर्ट हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ टर्टोमराइजेशन. एंड ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. एनी डायोल्स क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. तो ये क्या करेगा, किसी न किसी को तो रिड्यूस करेगा ही. सो यहाँ पे क्या है, यू नो कि बेनेडिक्ट्स रिएजेंट में क्या आते हैं, वो कॉपर सल्फेट है. दिस कॉपर सल्फेट गिव्स यू द क्यूप्रिक आयंस. ये हमें क्या दे देंगे, क्यूप्रिक आयंस दे देंगे. अब क्यूप्रिक आयंस के प्रेजेंस में ये क्या करता है, एनी डायोल्स, चूंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, it itself gets oxidized to sugar acids by reducing the cupric ion to cuprous ion. Again, I'm explaining it. जो sugar है, with the help of the tautomerization, it forms the anidiols. Anidiols क्या होते हैं, ये एक strong reducing agent होते हैं. ये क्या करते हैं, cupric ions को reduce कर देते हैं into the cuprous ion, and itself it gets oxidized to sugar acid. And then this cuprous ion forms the cuprous hydroxide, which gives the yellow color, and it often gets converted into the cuprous oxide, which gives the red color. So Benedict's reagent में आपके कौन से कलर आते हैं, येलो या रेड कलर आ सकते हैं. Yellow color shows the presence of the cuprous hydroxide, and red is due to the presence of the formation of the cuprous oxide. So this was the like the principle of the Benedict's reaction. Now here you can see this is the color of the reagent alone. This is the Benedict's reagent, which is somewhat bluish in color, and this is and when the reagent has been added to the glucose, it gives somewhat like yellowish to orangish color. ये दे देता है. अगर बात करते हैं हम लोग सुक्रोज की, कि सुक्रोज के साथ बेनेडिक्ट्स रिएजेंट क्या देगा. सो विथ सुक्रोज ये कोई भी कलर चेंज नहीं देता है, बट जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस हो जाती है इनटू द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज, तो फिर वो क्या दे देता है, वो आपका रिएक्ट करके आपका सेम येलोइश और ऑरेंजिश कलर दे देता है. सो दिस वाज अबाउट द बेनेडिक्ट्स रिएक्शन. आई होप कि ये दोनों रिएक्शंस आपको क्लियर होंगे, क्योंकि आई थिंक कि मोनोसैकेराइड्स में ये दो रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Apart from this, oxidation reaction is also being carried out by monosaccharides. Reduction is also being carried out by monosaccharides. Oxidation में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप आपके कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड दे देते हैं, एंड जो आपके टर्मिनल अल्कोहल्स है वो ग्लूक्यूरोनिक एसिड दे देते हैं रिस्पेक्टिवली. सो दिस वाज अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन. सो बेसिकली जो आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है मोनोसैकेराइड में, वो है टर्टोमेराइजेशन एंड द बेनेडिक्ट्स reaction. So again I am just like summarizing the whole video for you. कि सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टीरोआइसोमर्स के बारे में, एंड देन वी स्टडीड अबाउट द एपीमर्स, एनोमर्स, म्यूटर रोटेशंस क्या होते हैं, एंड वी हैव सीन कि हेमी कीटल्स, हेमी एसिडल्स क्या होते हैं, एंड द
दी रिएक्शंस में हमने टॉटोमेराइजेशन एंड बेनेडिक्ट्स रिएक्शन हमने देखा. सो दिस वाज अबाउट दी मोनोसैकेराइड्स एंड आई जस्ट होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, because I have tried to explain it in a very simple manner. And if you find this video helpful, then do subscribe to my channel Pharmacopedia and share it with all your friends. And yes, कोई भी suggestions हो, then do share it with me. If you want more things to if you want more things to be explained, please just comment down below, and I will surely be working on it. एंड येस, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, या उसके अंदर स्टार्च या म्यूकोपॉलीसैकेराइड विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. विल बी डिस्कसिंग दैट also. So stay tuned and do not forget to like, share and subscribe to Pharmacopedia. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep studying and take care.